वंदे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का पर्यावरण मंत्रियों का सत्र संपन्न। ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा जलवायु संकट से निपटने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग के महत्व पर की गई चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, दुनिया भर में लाइफ से जुड़ी गतिविधियां धरती को बचाने में दे सकती हैं योगदान। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, हमारे जीवन में खुशियों की हो भरमार। साथ ही उत्तर भारत में फसल कटाई के पर्व लोहड़ी की रही धूम। फसल कटाई के जश्न पर पड़ोसियों मित्रों में बांटी गई मूंगफली, रेवड़ी और गजक। पीएम मोदी ने देशवासियों को लोहड़ी की दी शुभकामनाएं। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से राजस्थान में तापमान में गिरावट का दौर शुरू। 24 घंटे में रात के पारे में 4 से 7 डिग्री तक की गिरावट। सर्दी का असर शेखावटी अंचल में रहा सबसे ज्यादा। इससे फसलों के नुकसान होने की भी है संभावना। मुख्य समाचार के बाद जानते हैं खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। और 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के हिस्से के रूप में पर्यावरण मंत्रियों का सत्र वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के साथ विकास को संतुलित करना था। इस सत्र में ग्लोबल साउथ के 14 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन भाषण दिया। यादव ने कहा कि ऐसी नीतियों को विकसित करने की जरूरत है जो समावेशी एवं टिकाऊ हो, ताकि असमानता को कम किया जा सके और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके तथा उनके सशक्तिकरण में योगदान दिया जा सके। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से निपटने में ग्लोबल साउथ की आवाज को समर्थन देने एवं उसे उठाने में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। यादव ने विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में विकसित दुनिया की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। जलवायु परिवर्तन के कारण छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के सामने आने वाली समस्याओं और इस संबंध में भारत द्वारा की गई गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल का भी जिक्र किया गया। संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के भारत के अनुभवों पर भी प्रकाश डाला गया। ग्लोबल साउथ के मंत्रियों को G20 की अध्यक्षता और ब्लू इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी तथा भूमि की बहाली से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां हमारी साझा और एकमात्र धरती को बचाने में महत्वपूर्ण सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से निपटने में मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के महत्व पर प्रकाश डाला। किसानी शोध के अग्रनेता और गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी गाइड भुज कच्छ के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर यशदेव सिंह का पिछले दिनों मुंबई के एक निजी अस्पताल में कैंसर से निधन हो गया।
वह 78 वर्ष के थे। डॉक्टर सिंह को कैंसर के इलाज के लिए उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से लाया गया था। उन्होंने यूएनडीपी, विश्व बैंक, नीदरलैंड और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कई परियोजनाओं का समन्वय किया। GIDE के निदेशक के रूप में उन्होंने गुजरात कच्छ क्षेत्र के बन्नी घास के मैदान की बहाली के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौधों की वृद्धि और विकास के दौरान शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तनों के एक शोधकर्ता के रूप में डॉक्टर सिंह के योगदान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। उनके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। शोधकर्ता के रूप में डॉक्टर सिंह का दृढ़ विश्वास था कि एग्जॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट पौधों के समग्र विकास और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपास के रेशों के विकास के जैव रासायनिक मापदंडों के क्षेत्र में उनका सबसे अधिक उत्पादक शोध कार्य था। डॉक्टर यशदेव सिंह ने कहा था कि कपास के साथ हमारे अनुभव ने हमें बीज विकास के दौरान अनाज के वजन और कोशिका वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करने में मदद की। उनकी पुत्री आरती सिंह के अनुसार 6 माह पूर्व उनके शोध कार्य को एक ई-बुक में प्रकाशित किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार का 2024 तक 10,000 किसान संगठन बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO के विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां हमारी संवाददाता मंजू मीना ने राजस्थान भरतपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन से बीच बहस कार्यक्रम में चर्चा की। आइए देखते हैं बीच बहस की ये चौथी कड़ी। FPO के बाद में जो एक विश्वास है, बैंकों के साथ जो जुड़ाव है और एक जो संगठन बन रहा है, जो जागरूकता आ रही है, तो वो उस दिशा में भी मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी तो एक है ही टर्म, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये किसानों का अपने लेवल पे फॉल्ट नहीं है, रादर देन ये एक व्यवस्था है जो कि कई इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे में बार बार आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कई तरह से अभी रेगुलेटेड है, और बिकॉज वो रेगुलेटेड है तो उसमें सब्सिडी भी है और उसमें ये व्यवस्थाएं हैं, और वो ज़रूरी भी हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी काफ़ी रिस्की प्रपोजिशन है। एग्रीकल्चर अपने आप में, जैसे भरतपुर में अगर कहें इस बार बारिश अच्छी हुई है तो सबको पता है कि बारिश अच्छी हुई है तो सरसों का उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा, तो पानी पे ही एक ऐसी डिपेंडेंसी है। तो ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर हैं और शायद उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ही ये इंश्योरेंस और सारी स्कीम्स होती हैं। तो मुझे लगता है कई सिस्टमिक रीज़न हैं उसके, जिसके कारण भी शायद ये आपने जैसा बताया वो चीज़ें निकल के आती हैं। पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज है वो निश्चित रूप से अभी बढ़ाए जाने की काफ़ी गुंजाइश है। तो लघु और सीमांत किसानों के लिए ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम लोग पूरे देश में कृषि विकास की बात करते हैं। तो उस दिशा में आपका क्या एक्सपीरियंस इस एरिया में रहा? मुझे लगता है आप रूपबास में राणा सांगा FPO में गए होंगे और आप ये देखेंगे कि आपने जैसा बताया, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि करीबन 86% जो हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है लेकिन जोतों का आकार छोटा है, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि उद्योग इतने ज़्यादा नहीं हुए तो एग्रीकल्चर ही जो है मुख्य व्यवसाय है। तो ऐसे में लघु और सीमांत किसान ये प्रायोरिटी एरिया है और यही वो लोग हैं जिनको हम ज़्यादा समझाते हैं, और उनको भी ये बात समझ में आती है कि आज किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, ऐसे अगर 100 लोग इकट्ठा हो जाएं तो इनके पास एक ठीक ठाक उत्पाद होता है कहीं बेचने के लिए। दूसरा यह है कि इसमें न केवल दलित समुदाय के बल्कि सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हैं। हमने वहाँ मीटिंगों में इसको विशेष रूप से लिया है क्योंकि गाँव में कई बार ऐसा होता है कि कोई संगठन बनता है तो कोई विशेष समाज का बन जाए या किसी दूसरे समाज का बन जाए, ऐसे भी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर से मैं उसी बात को बताऊंगा कि जब हमने ओरिएंटेशन किया तो ये रखा कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी में जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हमने उदाहरण दिए बाय नेम से कि लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं और उनको एक दूसरे का परिचय भी नहीं पता होता, और गांव में हमको एक दूसरे का सब पता है और हम आपस में मिल के काम अगर कर लें तो हम उससे 100 गुना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो लघु सीमांत किसान जो हैं वो बिल्कुल प्राथमिकता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी समाजों के लोग एक संगठन में जुड़ रहे हैं। ऐसे 16 संगठन तो बन गए हैं। भारत सरकार ने इस सब को देखते हुए इस साल हमें 2 FPO और दिए हैं,
जिसमें कि एक विशेष रूप से डेयरी का एफपीओ, जैसे मैंने आपको बताया उज्जैन में डेयरी का पोटेंशियल था, तो वहाँ अब हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जहाँ पर हम डेयरी का एफपीओ लगाएं। और इसी तरह से हमको हनी का भी एक एफपीओ मिला है, तो इस प्रकार हम 2 एफपीओ और जो है वो बना पाएंगे। और फिर वही इसमें जोर रहेगा कि इसमें निश्चित रूप से सभी तरह के लोग होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि लघु सीमांत किसान केवल मिले, कोई ना कोई प्रोग्रेसिव फार्मर भी चाहिए जो एक दिशा दे सके, कोई ना कोई ऐसा भी आदमी चाहिए जिसके पास साधन संसाधन हो। प्रैक्टिकलिटी में देखें तो सभी तरह के लोग मिक्स करके एक बड़ा अच्छा एफपीओ बनाते हैं, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि संख्या पहले 300 से कम होती थी एवरेज, अब एवरेज 800 850 है, एक एफपीओ में 1300 भी हैं। और इनकी एक्सपोजर विजिट जब हमने इन छोटे छोटे किसानों की कराई तो हमने नासिक तक भेजा इनको हरियाणा भेजा, करनाल में डेयरी देखने भेजा, तो ये भी अब एक्सपोजर पा रहे हैं। तो अब इनको भी समझ में आ रहा है कि बाकी जगह जब किसान आपस में मिलकर कर सकते हैं तो हम भी मिलकर ऐसा कुछ काम करें जिससे अपना फायदा हो। रुख करेंगे तमिलनाडु का। तमिलनाडु के त्रिची में जेल के कैदियों ने 2 एकड़ जमीन पर गन्ने की खेती की है। अब ये गन्ना बिकने के लिए तैयार है। गन्ना उगाने के काम से जेल के कैदियों का समय भी अच्छा गुजरता है। कैदी बहुत मन से इस काम को कर रहे हैं। वहीं कैदी खुद गन्ने को गाड़ी में लाद कर मंडी भेजते हैं। जेल के डीआईजी जय भारती ने बताया कि हमारे कैदियों ने जो गन्ना उगाया है वो बहुत अच्छा है और वो 15 रुपए एक गन्ना की दर से बिक रहा है। उन्होंने बताया कि जनता से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और इस तरह हमारे कैदी मुख्य सामाजिक धारा में शामिल हो रहे हैं। We have cultivated sugarcane cash crop around 2 acres in our prison agriculture land by utilizing life convict prisoners. By right now, we have harvested sugarcane and selling at the rate of rupees 15 per sugarcane through our prison bazaar outlet to the public. And this received a good response among the public. Through this various engagement of prisoners are striving towards reintegration with the society at large. राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में शिकारी पक्षियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें खासकर वो पक्षी शामिल हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। यहाँ आने वाले लोग इस तरह के पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल कर बहुत खुश हैं। प्रकृति के लिए जो राजस्थान इधर पर जो केयर किया है बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुकून सा मिल रहा है। स्पेशली ये बर्ड्स का जो देख के जो लुप्त हो रहे हैं जो अभी हैं, इसके बारे में जो इधर पर जो सोच बताई है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहा है, क्योंकि हमें कुछ सीखने मिला जो हमने कभी देखा नहीं है, जो हमें कभी कोई जानकारी नहीं थी उसके बारे में जानकारी मिली है। और हमें भी लग रहा है कि हमें भी इन प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए जैसे इन लोगों ने इधर बजू किया हुआ। वाज लाइक अ सरप्राइज कि हमको ये बर्ड्स भी देखने को मिलेगा और कुछ जानने को मिला, हमको कुछ नए बर्ड्स देखने को मिले एंड उनके बारे में पहले कभी देखे नहीं थे, इतने सारे के होते हैं। एंड आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आल्सो सम आउल्स वर डिस्कवर्ड लाइक आउलेट। देन वो लोग कितने साइज के हैं, कितने वेट करते हैं और कितना हाइट है उनका, और वो सब जानने को मिला। यहाँ पे ये शिकारी पक्षियों के ऊपर प्रदर्शनी लगी हुई है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। यहाँ पे इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि शिकारी पक्षी क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, दूसरे पक्षियों से किस तरह भिन्न होते हैं, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। शिकारी पक्षी के अंदर हम सब इसके अंदर एक गिद्ध के बारे में भी दिया गया है, और गिद्ध को है ना बचाने की क्यों जरूरी है और गिद्ध क्यों खतरे में है इसके बारे में बताया गया है। और गिद्ध और इसमें जो शिकारी पक्षी होते हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक आते हैं, इनका ट्रेवल टाइम है वो, और कितना लंबा सफर तय करते हैं उसके बारे में भी दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से राजस्थान में तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटे में रात के पारे में 4 से 7 डिग्री तक की गिरावट आई है। सर्दी का असर शेखावटी अंचल में सबसे ज्यादा रहा। फतेहपुर में खेतों समेत अन्य जगहों पर बर्फ जम गई। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी पारा 7 डिग्री गिरकर जमाव बिंदु के नजदीक आ गया। यहाँ पारा -4 डिग्री मापा गया। फतेहपुर में पारा -3.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इस दौरान कोहरे का असर भी काफी हावी रहा। भादरा के गांव अलायाला में कोहरे के ऊपर बर्फ की चादर जम गई। इससे फसल के नुकसान होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। जयपुर में शनिवार सुबह मौसम ठंडा रहा, इसके साथ हल्की शीत लहर भी चली।
IMD के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 5 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में भी 16 से 18 जनवरी तक कोहरा छाया रहेगा। इन दिनों जहां उत्तर भारत के कई इलाके ठंड और कोहरे से घिरे हुए हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। कल यहां तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन शाम होने तक कुछ इलाकों में बूंदाबांदी ने एक बार फिर से ठंड का एहसास पैदा कर दिया। दिल्ली वासियों को आज भी ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो 15 से 16 जनवरी से एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप हो सकता है। 2 दिन बाद पूरे उत्तर भारत में तापमान में फिर से कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा तापमान में कमी होगी। धीरे धीरे पूर्वी राज्यों में तापमान में कमी आएगी। फिलहाल देश के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तरायण की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तरायण की बधाई, हमारे जीवन में खुशियों की भरमार हो। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को भोगी के पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भोगी की शुभकामनाएं, मैं सभी के जीवन में खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और इस बीच देश भर में पोंगल का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने आवास पर पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। इस दौरान उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज फसल कटाई के पर्व लोहड़ी की धूम है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में इसकी धूम कुछ ज्यादा ही है। ये पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है। परंपरा के अनुसार लोहड़ी के अवसर पर आग जलाई गई। साथ ही फसल कटाई के जश्न के तौर पर मक्का के फूले, मूंगफली, रेवड़ी और गजक जैसी परंपरागत चीजें पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों में बांटी गईं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि लोहड़ी की बधाई, ये पर्व हमारे समाज में समरसता की भावना को और गहरा करे, चारों तरफ खुशियां हों। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई 13 जनवरी तक 4,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 4,50,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,205 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,355 रुपए पर। राज्य की हलवद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,250 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 6,200 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में 12 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,650 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,500 रुपए पर आ गया। हालांकि जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 जनवरी को मूंगफली 6,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 13 जनवरी को यहां मूंगफली के सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,885 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है,
साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,72,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 12 जनवरी को धनिये का भाव रहा 7,300 रुपए। 13 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,350 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में मजबूती देखने को मिली। 12 जनवरी को यहाँ धनिये का भाव था 11,400 रुपए। 13 जनवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 11,415 रुपए। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, साथ ही सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान जौ के खेत में भी सिंचाई करें। अभी जौ में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में जौ में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। यहाँ के किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च के खेत में हल्की सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। किसान गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की तुड़ाई कर ले। इस समय आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करें। इसके अलावा बीन्स के खेत से घास फूस निकाले। इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई भी कर ले। यहाँ के किसान लोबिया की कटाई कर सकते हैं। अभी कद्दू की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बागों में सिंचाई करें। स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। वहाँ अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो।
वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। साथ ही सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास वाराणसी से गाजीपुर पहुंच गया है। गंगा विलास के आगमन पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया गया। रिवर क्रूज गंगा विलास 51 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी मिलने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की सराहना की है। पूर्व सैनिक समीरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभार। लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैसल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हत्या के प्रयास के एक मामले में कावरत्ती के सेशन कोर्ट ने मोहम्मद फैसल को 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा ने कहा है कि फैसल को 11 जनवरी से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राजस्थान पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर प्रशासन ने आरोपी भूपेंद्र सारंग के आवास को गिराया है। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की गई। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल में भाग लिया। ठंड के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा था। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भारी बर्फबारी हुई, जिससे चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। कुदरत ने आसमान से बर्फ के फाये भेजे तो धरती का स्वर्ग ऐसा नजर आया। बर्फबारी से पहाड़ और दरख्त बर्फ की चांदी से चमक उठे। मकर संक्रांति के पर्व पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।